नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज की इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर प्रथम विषय मुगल कालीन भारतीय राजनय एवं अर्थव्यवस्था सन 1526 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत मुगल काल में शिल्प उद्योग पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में इन कृषक वर्गों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य वर्ग भी थे जिन्होंने अपने हस्तकला के माध्यम से कई तरह के हस्त उद्योगों को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में कृषकों और मज़दूरों के अलावा एक और वर्ग भी था जो दस्तकार कहलाते थे, शिल्पकार कहलाते थे, और इनका अपना एक अलग वर्ग था। शिल्प का अर्थ ही कला है और शिल्प उद्योग से तात्पर्य यहाँ पर दस्तकारी या हस्तकला से है। ये शिल्पकार अपने हस्त उद्योगों के माध्यम से समाज की विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते थे और इन्हीं शिल्पकारों के द्वारा जो विकसित किए गए कई तरह के उद्योग धंधे थे, उसका परिणाम एक यह भी रहा कि न केवल राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, साधारण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, बल्कि भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार को भी इससे बहुत प्रोत्साहन मिला। ये शिल्प उद्योग मुगल काल में भी अपना खूब विकास कर रहा था, क्योंकि इन शिल्पकारों को, दस्तकारों को बादशाहों और राजाओं का भी संरक्षण प्राप्त था और साथ ही इन शिल्प उद्योगों के अस्तित्व में आने से और इसके विकास होने से समाज के जो वर्ग है शिल्पकारों का और दस्तकारों का, उनके सामने रोज़गार की भी कोई समस्या नहीं रही। अर्थात उनको भी अब रोज़गार प्राप्त हो गया और जिनके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। तो मुगल काल में जितने भी शिल्प उद्योग थे उसका विवरण हमें आईने अकबरी से, तुज़-ए बाबरी से, अकबरनामा से और ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर आदि कृतियों से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि मुगल काल में कितने तरह की उद्योगशालाएँ थी, कितने तरह की उद्योग धंधे विकसित थी और इनके विकास में राजकीय संरक्षण कितना मिला। इन सब बातों का हमें ज्ञान इन कृतियों से हो जाता है। तो मुगल काल में जो शिल्प उद्योग था वो दो तरह के थे। पहला, ऐसे शिल्प उद्योग थे जिनको राजकीय संरक्षण मिला हुआ था और
वे केवल शाही परिवारों की, नवाबों की, सामंतों की, उच्च वर्गों की, कुलीन वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और दूसरा ऐसे उद्योग थे जिन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता था और ये उद्योग साधारण जनता की, किसानों की, मजदूरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो मुग़ल काल में कई तरह के उद्योग, शिल्प उद्योग स्थापित हो चुके थे, जैसे कि धातु उद्योग, ईंट तथा पाषाण उद्योग, चर्म उद्योग, शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंगाई उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज उद्योग, शीशे का उद्योग और इसके अलावा और अन्य कई तरह के छोटे छोटे उद्योग थे, जिनमें प्रमुख हैं टोकरी बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, संगीत वाद्य यंत्रों को बनाने वाले, सुगंधित तेल बनाने वाले, मोती निकालने वाले, हाथी दांत से कई तरह की वस्तुएं बनाने वाले। इस तरह से ऐसे कई उद्योग छोटे और बड़े रूप में मुग़ल काल में भारत में शुरू हो गए थे। और इन उद्योगों को चलाने वाले वर्ग जो थे वो शिल्पकार थे, दस्तकार थे, जो अपने हस्तकला में निपुण होते थे और इनके द्वारा बनाया हुआ सामग्री जो होता था वो अत्यंत ही कलापूर्ण एवं भव्य होते थे। इन वर्गों में, इन शिल्पकारों के वर्गों में जैसे सोनार, लोहार, कुम्हार, चर्मकार, जुलाहा, रंगरेज, बढ़ई, खराद का काम करने वाले, दर्जी, मोची, राजमिस्त्री, संग तराश, मीनाकारी करने वाले, नक्काशी करने वाले, कसीदाकारी करने वाले, जरदोजी का काम करने वाले, गजकारी करने वाले, पच्चीकारी करने वाले, ऐसे कई तरह के इन शिल्पकारों का वर्ग था, जो अपने अपने कार्य में सिद्धहस्त होते थे और निपुण होते थे। इनकी बनाई हुई वस्तुएं अत्यंत ही कलात्मक होती थी, भव्य होती थी। इसलिए यहाँ के शिल्प उद्योगों से निर्मित वस्तुओं की मांग न केवल भारत के आंतरिक व्यापार में ही होती थी, अपितु भारत के विदेशी व्यापार में भी इनकी मांग अत्यधिक होती थी। धातु उद्योग की बात करें तो इसके तहत कई तरह की विभिन्न धातुएं जैसे सोने, चांदी, तांबे, लोहे आदि से कई तरह की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। लोहे की बात करें तो लोहे से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, तोपों का निर्माण, गोलों का निर्माण, कवच का निर्माण, जंजीर का निर्माण, कृषि यंत्रों का निर्माण, इस तरह से दैनिक जीवन में काम आने वाले एवं युद्ध में काम आने वाले बहुत सारी आवश्यक चीज़ों का निर्माण लोहे से किया जाता था, जिसको करने के लिए लोहार का एक विशेष वर्ग रहता था। इसी तरह से लोहे से ही कैंची, छुरियाँ, तलवारें भी, बंदूकें भी बनाई जाती थी। मुग़ल काल में तलवार बनाने के लिए मेवाड़ और सियालकोट प्रसिद्ध थे। इस तरह से यह उद्योग भारत के लगभग सर्वत्र क्षेत्र में फैला हुआ था। दूसरा हम आते हैं ईंट तथा पाषाण उद्योग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुग़ल काल के जितने भी बादशाह हुए वे भवन निर्माण के अत्यंत ही शौकीन थे, स्थापत्य कला के प्रेमी थे। इसलिए इस युग में एक से बढ़कर एक भवन, इमारतें, किले, मस्जिदें, मकबरे का निर्माण हुआ।
जिसके लिए एक विशेष वर्ग होता था जो इनको निर्माण करता था, कि राजमिस्त्री है या संग तराश। वो अपने कार्य में अत्यंत ही दक्ष और निपुण होते थे, और जिनकी बनाई हुई इमारतें, भवनें हम आज भी देख सकते हैं, आज भी वो जीवित हैं। फिर हम बात करते हैं चर्म उद्योग की। तो भारत में मुग़ल काल में चर्म उद्योग भी अपना विकास कर रहा था, और चमड़े का काम करने वाले चर्मकारों का एक विशेष वर्ग था। ये चर्मकार चमड़े से कई तरह की चीज़ों का निर्माण करते थे, जिनमें प्रमुख है चटाइयाँ, चमड़े के वस्त्र, तलवार रखने की म्यानें, पुस्तकों की जिल्द, जूते, पानी भरने के मस्के, और चीनी का निर्यात करने के लिए बड़े बड़े पार्सलों का भी इन्हीं चमड़ों के द्वारा निर्माण किया जाता था। वस्त्र उद्योग मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। शिल्प उद्योग में तो वह था वस्त्र उद्योग, और वस्त्र उद्योग के माध्यम से सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। और उस समय मुग़ल काल में जैसे ढाका का मलमल, बंगाल का रेशमी वस्त्र और कश्मीर का दुशाला अत्यंत ही प्रसिद्ध था। कश्मीर उन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में भेड़ और बकरियों की खालों से ऊन को तैयार किया जाता था। इसी तरह से रंगाई उद्योग भी था, क्योंकि उस ज़माने में मुग़ल काल में हर कोई बादशाह से लेकर आम जनता तक चमकदार व रंगीन वस्त्र पहनने के शौकीन होते थे। अतः इस कार्य को करने के लिए एक अलग वर्ग था रंगरेजों का, जो अपने इस कार्य में निपुण होते थे। इसी तरह से मुग़ल काल में एक प्रमुख शिल्प उद्योग था, और वह था पोत निर्माण उद्योग। आईने अकबरी में भी नौसेना, नौका निर्माण और नौका व्यवहार का उल्लेख मिलता है। और पोत निर्माण का बड़ा केंद्र उस समय कालीकट था, और भारत के जो पश्चिमी तट था वो मुख्य रूप से पोत निर्माण का ही कार्य करता था। उसके बाद फिर हम आते हैं कागज़ उद्योग। मुग़ल काल में कागज़ का प्रचलन भी काफ़ी हो रहा था। दिल्ली में दरबार में शाही कागज़ का प्रयोग ज़्यादा होता था, जबकि बंगाल में चीनी कागज़ का प्रयोग ज़्यादा होता था। इन कागज़ों को चीड़ के लकड़ी से प्रायः बनाया जाता था। कश्मीर का कागज़ भी प्रसिद्ध था, और इसी समय पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, कश्मीर और गया के कागज़ भी अत्यंत ही प्रसिद्ध थे। इसी तरह से अन्य उद्योगों की बात करें, जो छोटे छोटे और उद्योग थे, उनमें प्रमुख है टोकरी बनाने वाले, बांस का टोकरी, रस्सी बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। मिट्टी के बर्तन वालों का एक विशेष वर्ग कुम्हारों का था, जो घरेलू उपयोग के लिए कई तरह की मिट्टी की बर्तन बनाते थे, जो अत्यंत ही कलापूर्ण होते थे, और बाज़ारों में उनका काफ़ी मांग भी रहता था। इसके अलावा मोती निकालने वालों का भी एक वर्ग था, और सुगंधित तेल बनाने वालों का भी एक विशेष वर्ग था। और साथ ही हाथी दाँत से भी कई तरह की बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। जैसे हाथी दाँत से तलवार की मूठें बनाई जाती थी, कड़े बनाए जाते थे, पासे बनाए जाते थे, शतरंज की मुहरें बनाई जाती थी, कंघी बनाई जाती थी, और इनकी कीमत भी बाज़ार में काफ़ी होती थी। और हाथी दाँत से बनी इन चीज़ों की जो मांग है वो न केवल भारत में होती थी, अपितु अन्य देशों में भी होती थी। इसके अलावा शीशा उद्योग, मुग़ल काल में शीशा उद्योग भी एक प्रमुख उद्योगों में से था। शीशे से मीनाकारी की गई तस्तरियाँ, पीकदान, प्याले, गुलदस्ते, दर्पण एवं बोतलों का निर्माण किया जाता था। और शीशा उद्योग भी मुग़ल काल में काफ़ी
प्रसिद्ध था। इन सब के अतिरिक्त एक और ऐसे भी वर्ग थे जो विशेषकर उच्च वर्गों के लिए, राज परिवारों के लिए, कुलीन वर्गों के लिए अपनी हस्तकला के द्वारा शिल्प उद्योगों को बढ़ावा दिया। उनमें जैसे प्रमुख है मीनाकारी करने वाले, नक्काशी करने वाले, कसीदाकारी करने वाले, पच्चीकारी करने वाले, गचकारी करने वाले, जरदोजी का काम करने वाले। मीनाकारी मूल्यवान व अर्धमूल्यवान रत्नों, सोने, चांदी के आभूषणों पर किया जाता था। वास्तव में मीनाकारी जो था वो सोने, चांदी तथा पत्थर पर रंग भरने की कला को कहते हैं। नक्काशी, कार्विंग, उत्कीर्ण कला, धातु, लकड़ी, पत्थर आदि पर उत्कीर्ण करके, खोद करके बेल बूटों को बनाया जाता था। कसीदाकारी, कपड़े पर कढ़ाई करना को कसीदाकारी कहा जाता है, अर्थात कपड़ों पर सुई एवं धागे की सहायता से उस पर कढ़ाई किया जाता था। जरदोजी, इसी काल में वस्त्रों पर सितारों का भी काम किया जाता था। सलमे सितारे का किया हुआ काम जरदोजी कहलाता है। गचकारी, फर्श बनाने का काम, रंगीन टाइल्स बनाने का काम, ये भी उस समय काफ़ी प्रचलित थी। इसी तरह से एक और होता है पच्चीकारी, तो धातुओं, पत्थरों आदि पर नगीने आदि के छोटे छोटे टुकड़े जड़ने की क्रिया को कहा जाता है। जैसे कि सोने के कंगन में हीरे की पच्ची, और इसी तरह से यवनिका, चिलमन अर्थात पर्दा जो होता था उसका निर्माण कपड़ों से तो होता ही था, साथ ही संगमरमर से भी पर्दा बनाया जाता था, शाही पर्दा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल काल में शिल्पकारों, दस्तकारों के ऐसे कई वर्ग थे जिन्होंने कई तरह के शिल्प उद्योगों को बढ़ावा दिया, और इसके साथ साथ इन उद्योगों के माध्यम से साधारण जनता, मज़दूरों, किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई ही, साथ ही राजा की और उसके राजकीय जो आवश्यकताओं की पूर्ति थी उसका भी इन्होंने पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन शिल्प उद्योगों के माध्यम से मुग़ल काल में भारत का आंतरिक और विदेशी दोनों ही व्यापार काफ़ी फला फूला, और तत्कालीन समय में भारत की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रही। धन्यवाद।